नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं फिर से हमारे चैनल में। बिहार चुनाव हो गए, इतनी बड़ी जीत एनडीए की हुई और साथ-साथ जो विरोधी खेमा था उनके लिए तो बहुत बड़ा सबक हो सकता है। इसके बावजूद भी वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे जो रियलिटी है, जो भी है। लेकिन आज अगर हम बात करते हैं कि बीजेपी या फिर अपोज़िशन पार्टी की, यहाँ से अब क्या उनके सामने टारगेट्स रहेंगे, क्या भविष्य रहेगा या फिर उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? क्योंकि आने वाले समय में 3-4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे विशेष अतिथि सम्माननीय वरिष्ठ पत्रकार अल्केश भाई पटेल सर को। सर आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। जी, नमस्ते। सर राहुल गांधी वापस आ गए फिर से विदेश पता नहीं कहाँ गए थे लेकिन आने के बाद वही बोला है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग हमारी हार हो ही नहीं हाँ, सकती। तो सर हाँ। आज हम दोनों तरफ से बात कर सकते हैं कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, क्या भविष्य अभी वो अपना डेवलप कर सकते हैं और अपोजिशन पार्टी। बीजेपी के बारे में तो मतलब 2014 से तो कम से कम, उससे पहले से भी, लेकिन 2014 से तो हम कह सकते हैं, जब से मोदी जी ने पूरा एक नेतृत्व संभाला है, तब से कि वो पूरे समय पॉलिटिकली एक्टिव रहते हैं। यस। जहां भी इलेक्शन आने होते हैं, वहां कम से कम हम्म। कम से कम 1 वर्ष पहले से तैयारी शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने पहले शुरू करते हैं या फिर इलेक्शन अनाउंस होने के बाद करते हैं। कम से कम 1 वर्ष पहले से शुरू कर देते हैं। और इसी का कारण है कि उन्हें जीत मिलती है, या ज्यादा अगर नहीं भी जीतते हैं कुछ राज्यों में, जैसे नेक्स्ट ईयर 26 में 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, 5 जगह इलेक्शन आने वाले हैं। हम्म। उसमें से 3 राज्य तो हम जानते हैं कि वहां जीतना मुश्किल है बीजेपी एनडीए के लिए अभी, क्योंकि वो पहले से ही कटे हुए हैं इस विचारधारा से। लेकिन सभी जगह जहां भी अगर पीछे भी रहती है बीजेपी, तो उसका हर इलेक्शन में वोट परसेंटेज बढ़ता जाता है। तो इस स्ट्रेटेजी पर मुझे लगता है कि काम कर रहे हैं बीजेपी। कांग्रेस या विपक्ष का प्रश्न है, तो जैसे आपने बताया कि विदेश से आ गए हैं और स्टेटमेंट करने लगे, और तो ये प्रवासी नेता है। राहुल गांधी प्रवासी नेता है। तो कभी कभी भारत आते हैं इलेक्शन के समय पे, बाकी बाकी समय दूसरे देशों में घूमते रहते हैं। और काफी लोग ऐसा जानते भी है कि, हम्म। और उनका जो एक पैटर्न हो गया है उनके विदेश यात्रा का और भारत की घटनाओं का, उससे अब लोगों को हमेशा के लिए संदेह भी रहता है कि अब क्या होगा, राइट। कौन सा नया आंदोलन या कौन सा नया मुद्दा खड़ा होगा। खास करके वायलेंस के उसमें डर रहता है कि वो अगर विदेश जाके आए हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा। तो ये उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, क्योंकि वो सीरियसली पार्टी को एक रख नहीं सकते हैं। हम्म। अ, जो उनके नेता है और कार्यकर है, दोनों के साथ कनेक्ट भी नहीं रख सकते हैं। और खुद की तो कोई स्ट्रेटेजी दिखती नहीं है कभी। वो आउटसोर्स ही करते हैं, कहीं से उनके जो भी फीडबैक मिलते हैं फिर उनको दिया जाता है कि ये मुद्दा चलाना चाहिए, यस। तो उसी तरह से चलाते हैं। और एक या दो मुद्दा, और 10-11 साल से तो उनके जो 5 स्टेटमेंट थे वो तो रिपीट होते ही रहते हैं। हम्म। इंडस्ट्री को गाली देना, अदानी अंबानी को गाली देना। अभी बाद में ईवीएम का भी चालू होता था, अभी डायरेक्टली इलेक्शन कमिश्नर को भी लोग टारगेट कर रहे हैं। तो ये अ, हमारी जैसी लोकशाही देश में ये ठीक नहीं है। वो समझ नहीं रहे हैं कांग्रेस। लोग समझ रहे हैं, इसलिए शायद उनको
चुनते भी नहीं हैं, उनको इतना मत इसलिए भी नहीं मिलता है कई राज्यों में, एक के बाद एक हार रहे हैं। अभी सिर्फ 3 राज्य में कांग्रेस बची है। बाकी जो 3 राज्य की अभी आज हम जब बात कर रहे हैं, जैसे केरला है, तमिलनाडु है और वेस्ट बंगाल, तो वहाँ का जो प्रादेशिक पक्ष है, वहाँ का जो रीजनल पार्टीज़ है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो कांग्रेस को कभी वहाँ उसका पाँव जमाने नहीं देंगे। हुँ, बीजेपी के लिए मुश्किल है इन राज्यों में, क्योंकि वहाँ की जो विचारधारा है पहले से, और जानते हैं कि केरला और तमिलनाडु में तो धर्मांतर मतांतर के कारण राष्ट्रवाद और सनातन को पहले से धक्का पहुंचा हुआ है, तो वो उसमें धीरे धीरे गेन करना, वहाँ के स्थानिक नेताओं को लेके आना, उनको जिम्मेदारी सौंपना, ये सब कर रही है बीजेपी। लेकिन कांग्रेस के लिए ये सब सोचना भी शायद अभी हम हम उसके लिए चिंता करते रहते हैं। हम मीडिया आत्मचिंतन के कर लोग रहे हैं। हम सब मीडिया और बाकी लोग चिंतन करते रहे कि ये कांग्रेस कब फिर से काम करेगी, अपने जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका कब निभाएगी। लेकिन कांग्रेस को ऐसी चिंता नहीं है। यस। सर मैं आपको यहाँ एक बात पूछना चाहूँगी। हमने बिहार इलेक्शन के टाइम पे देखा कि स्टालिन आए थे। आई जी, थिंक रेवांतर रेड्डी भी आए थे। आए थे। और ये लोग कभी अपने एरिया से ज़्यादातर बाहर निकलते नहीं हैं, लेकिन बिहार में आए सर। तो सर हाँ, क्या करना चाहते हैं ये लोग? नहीं वो ऐसा है कि इंडी अलायंस का एक पार्ट तो है तो सही, ज्यादातर लोग उनमें रहते नहीं है या संकल्प नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ पार्टीज है अभी भी, जैसे स्टालिन की एआईडीएम, सॉरी एनडी डीएमके, तो वो अभी जुड़े हुए हैं उनसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वोटर्स का मूड देखने के लिए आए होंगे हुँ, कि भाई ये लोग बीजेपी यहाँ इतने वर्ष से है, तो ऐसा क्या कर रहे हैं बीजेपी वाले या नीतीश कुमार की पार्टी या सभी, कि वोटर्स उनसे जुड़े रहते हैं। तो शायद वो लोग उसी हिसाब से आए होंगे। प्रचार, चुनाव प्रचार तो करते होंगे, ठीक है, लेकिन उनका लैंग्वेज का कनेक्ट भी नहीं हो पाता। हुँ, हुँ, जैसे स्टालिन की बात करिए करेंगे हम, तो वो हिंदी इतना बोल नहीं पाएंगे। राइट, वो हिंदी से उनको तो मतलब विरोध इस है। तरह से विरोध है जैसे जैसे कोई परदेसी भाषा हो, लेकिन परदेसी भाषा इंग्लिश को वो अपनाना चाहते हैं। राइट, तो वो तो ठीक है, अलायंस के एक जिम्मेदारी होती है, अलायंस का एक रिस्पॉन्स अपने होता है, तो आते रहते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो उनका जो प्रचार होता है, उनका जो कैंपेन होता है, जहाँ भी जाते हैं, वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। राइट। वो इसलिए नहीं हो पाता है कि उनके स्टेट में, जैसे तमिलनाडु में या तेलंगाना, तेलंगाना में तो अभी तो कांग्रेस है, और उस वक्त एक्चुअली ऐसा है, मुझे लगता है कि रेवंत रेड्डी बिहार नहीं आए थे, लेकिन उनके वहाँ बाई इलेक्शन था हुँ, 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 तेलंगाना में। हुँ। तो वहीं वहां से वो बिहार को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस मतलब मुस्लिम, मुस्लिम मतलब कांग्रेस। यस, यस, यस। कांग्रेस के बगैर मुस्लिम का कोई अस्तित्व नहीं है। वो अपने स्टेट में से ही, क्योंकि वहां बाई इलेक्शन था, तो अ, लेकिन ये हम बात करते हैं स्टालिन की, तो स्टालिन तो तरह से कनेक्ट नहीं हो पाते। उनके भी अभी नेक्स्ट ईयर, जैसे हमने आज बात कर रहे हैं कि वहाँ इलेक्शन इलेक्शंस। आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर, वो लोग, मुझे ऐसा लगता है जैसे हम बात करेंगे कि 5, मतलब 5 राज्य, एक 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी, 5 जगह पे नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होना है। और इसी के रूप में ये लोग अभी इकट्ठा हो रहे हैं। आसाम की आज मैं आपको बात बताऊं,
अभी मैं इस विषय पर थोड़ा स्टडी कर रहा था। हम एक के बाद एक स्टेट के थोड़ा-थोड़ा सा बात करेंगे। ये जो नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, तो यस। हम जानते हैं, जैसे मैंने शुरू में बात की और लोग भी जानते हैं कि बीजेपी तो बहुत पहले से तैयारी कर लेती है कि क्या करना है। बिहार इलेक्शंस के मैं आपके अभी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, 2 तो 2 आई सामने। एक कोई अपना ये अजीत अंजुम पत्रकार हाँ, जो यस, यूट्यूब अभी चला रहे हैं, चलाते हैं। उन्होंने एक पोस्ट किया है कि मैं बिहार में जब घूम रहा था, तो वहाँ के गाँव इंटीरियर एरियाज़ में, बिहार के इंटीरियर एरियाज़ में उत्तर प्रदेश बीजेपी के एमपीज़ और मिनिस्टर्स वहाँ देहात में घूम रहे थे और वहाँ चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो अजीत अंजुम के लिए ये आश्चर्य की बात थी। हमारे लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि बीजेपी इसी तरह से काम करती है। लेकिन अजीत अंजुम को बहुत आश्चर्य लगा और उन्होंने एक लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा है कि हुँ, क्यों कैसे जीते हैं बीजेपी। हुँ, तो उन्होंने लिखा कि इस तरह से ये मिनिस्टर यहाँ थे, ये सांसद यहाँ ऐसे गाँव में काम कर रहे थे और वो 1-1 महीना से काम कर रहे थे। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन के लिए आए और चले गए। राइट। ऐसी ही एक पोस्ट मैंने अभी आज ही देखी, किसी महाराष्ट्र के कोई इन्फ्लुएंसर की है या बीजेपी लीडर की है कि चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, हुँ, जब चुनाव प्रचार चल रहा था तब बिहार में बहुत ही बारिश थी। मतलब कोई ऐसी इस तरह से फ्लाइट में तो जाना मुमकिन ही नहीं था और हेलीकॉप्टर भी नहीं जा सकता था। तो वो लीडर, बीजेपी लीडर, छोटे से लीडर है, लेकिन उन्होंने एक वीडियो बनाया है कि किस तरह से वो किसी ऐसे ही पॉडकास्ट में बात कर रहे थे कि फडणवीस 11 घंटे तक ड्राइविंग उनके कार के वो में चले, उनके काफिले के साथ बिहार पहुंचे, वहाँ रुके, वहाँ कैंपेन किया, फिर रात को पार्टी नेताओं के साथ बात की और फिर वापस वहाँ से रोड के माध्यम से ही वहाँ से निकले। तो हुँ, कहने का मतलब कि इतनी गंभीरता से लेती है बीजेपी। चुनाव है तो लेना ही चाहिए। राइट, अ, ये एक बात बार-बार आती रहती है कि बीजेपी हर हमेशा चुनाव मोड में क्यों रहती है? मुझे लगता है क्यों ना रहे। यस, हमारा प्रश्न ये होना चाहिए क्यों ना, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है, उनको शासन का जैसे आपको शासन करना है, वैसे बीजेपी को भी शासन करना है, तो वो चुनाव मोड में रहेगी। बीजेपी ऐसा ये ना हो, इसलिए बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव लेके आए, प्रधानमंत्री लाए हैं, लेकिन यस, उसको भी आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो राइट, बोलते हैं कि 5 साल तक ये सभी नेता अ, फिर काम में लगे, वो इसलिए एक ही समय में सब जगह चुना हो तो बाद में एडमिनिस्ट्रेशन पे भी कोई फर्क नहीं, असर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन वो भी आप स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। तो नेचुरली इलेक्शन मोड हमेशा के लिए रहेगा। यस। सर अभी बीजेपी किस तरह से काम कर रही है ये तो आपने बताया सर। लेकिन सर नियर अबाउट 95 इलेक्शंस हार चुके एलओपी जो है, वो अपना फ्यूचर अब कैसे बना सकते हैं? क्योंकि अभी बंगाल में तो सर शायद कांग्रेस का अस्तित्व शून्य के बराबर ही हो गया है और नेक्स्ट। ज्यादातर स्टेट्स हाँ। ज्यादातर स्टेट्स में आप जानते हैं, ज्यादातर स्टेट्स में जैसे गुजरात की बात करें तो 90s के बाद कभी सत्ता में नहीं आ पाई कांग्रेस। ऐसे ही ज्यादातर स्टेट्स में कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल, कहीं पे 25 वर्ष, इतने वर्षों से कांग्रेस सत्ता में वापस नहीं आ पाई है। ये यस। रिकॉर्ड हो चुका है अभी। राइट। तो ये तो और राहुल गांधी के समय में कहीं से सत्ता में आ जाए, मतलब ऐसा कोई संभावना नहीं है। वहां के अगर लोकल लीडर, जैसे आसाम की मैं अभी बात कर रहा था, आसाम में तो शुरू कर दिए गए कांग्रेस ने, वहाँ जो उनके नेता है गोगोई, तरुण गोगोई, वहाँ हम्म। के पीसीसी प्रेसिडेंट है, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। राइट। पिछले बहुत बहुत समय से किसी राज्य का कांग्रेस प्रेसिडेंट इतनी जल्दी
अभी अनाउंस नहीं हुए, 6 महीने से ज़्यादा समय है, शायद ये उससे भी ज़्यादा समय बाकी है आसाम के इलेक्शन में। मई में आ सकते हैं, अप्रैल-मई में। तो मतलब 6 मत फिर भी उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है और 2-3 दिन पहले उन्होंने वहाँ के जो इंडी अलायंस है, 6 पार्टियों के इंडी अलायंस का एक मीटिंग भी कर दिया और किस तरह से हम चुनाव लड़ेंगे असम असेंबली का, उसका एजेंडा सेट करने की अभी से कोशिश की कि हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार भ्रष्ट है और सब यहाँ से अब से शुरू कर दिया है। तो मतलब कहने का मतलब कि अगर असम में कुछ लास्ट टाइम उनके पास सिर्फ 21 या ऐसी सीट थी कांग्रेस के पास, अगर वो टैली बढ़ती है या कुछ अलायंस आगे निकल जाता है किसी भी वजह से, तो वो जीत गोगोई की होगी, राहुल गांधी की नहीं होगी। ये बिल्कुल सबको समझ लेना चाहिए और बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि वहां शुरुआत उन्होंने अभी की है। वहां राहुल गांधी अभी नहीं गए हैं। उन्होंने यस। कोई असम के नेताओं के साथ मीटिंग नहीं ली है। वो कभी मतलब अपॉइंटमेंट भी नहीं देते हैं। हम हुँ, बहुत बार जानते हैं कि कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को 2-2 दिन के 3-3 दिन तक राहुल गांधी को मिलने के लिए दिल्ली में बैठा रहना पड़ता है। तो इस तरह की उनकी कार्यशैली है, लेकिन आसाम में तरुण गोगोई ने अभी से काम शुरू कर दिया है। तो हो राइट। सकता है कि इस बार फाइट वहां, पहले तो ऐसा लगता था जिस कांग्रेस जिस तरह से सब जगह से हार रही है, तो बीजेपी के लिए वॉक ओवर हो जैसा ही होगा ऐसा लग रहा था, लेकिन आज जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ और जिस तरह से वहां इंडिया अलायंस एक्टिवेट हो चुका है, बीजेपी तो उससे पहले हो चुकी है एक्टिवेट, उसमें कोई प्रश्न नहीं है, उसको तो लाभ मिलेगा ही। लेकिन कुछ अगर फाइट रहती है बिहार जैसे वन साइडेड नहीं है रहेगी और कुछ फाइट, तो वह उसका श्रेय तरुण गोगोई को ही जाएगा। यस सर। इसी तरह से पश्चिम बंगाल, हुँ, पश्चिम बंगाल में आपने जैसे बात इस प्रश्न में पूछा कि कांग्रेस का वहां रहा नहीं है, वहां भी, वहां तो कांग्रेस मतलब ममता के 3 टर्म, उससे पहले 30 साल तो लेफ्टिस्ट का शासन था। तो 50 साल जैसा हो गया, अब कांग्रेस तो वहां कांग्रेस। अभी है ही नहीं, राइट। कुछ भी नहीं है। और राहुल गांधी या कांग्रेस के कोई दिग्गज नेता बंगाल की विजिट पे गए हो अभी कुछ वर्षों में, ऐसा भी देखने को नहीं मिलता। तो उन लोगों ने तो मान लिया है कि अभी वहाँ कांग्रेस के लिए कुछ नहीं है, जब तक ममता है। अभी पहले लेफ्ट थे, अभी ममता है और वो नेशनल लेवल पे अलायंस है। ये यस। ये भी एक एक मजे की बात ये है कि ममता के तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस नेशनल लेवल पर अलायंस है, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो विरोधी है। वहां पे अलायंस करके नहीं लड़ते हैं, वो तो वहां तो सिर्फ ममता जी ही लड़ती है। उसी तो क्या है होगा कि जिस तरह अगर ये उनको लड़ना है, वेस्ट बंगाल में तो कितनी 2294 295 सीट्स है। हुँ, कांग्रेस के पास इतने मतलब कैंडिडेट भी होंगे या नहीं, अब तो ये कहना भी मुश्किल है। मुझे लगता है कि दूसरे कोई, हाँ सही बात है, वहाँ अगर मिल भी जाएंगे एक पार्टी के नाम से, कौन मिल भी जाएंगे कैंडिडेट्स, तो वो तो ऐसे ही दिखावे के लिए होगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि 294 सीट पर वो कांग्रेस पूरा का पूरा ठीक से फाइट कर पाए हो। ऐसा भी हो सकता है, मुझे ऐसा भी लगता है कि इंडिया अलायंस के दूसरे जो पार्टनर्स है, जो ममता के विरोधी है, वो उसके साथ कांग्रेस मिलकर बंगाल में चुनाव लड़ सकती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि क्या बीजेपी इस बार बंगाल में कुछ कर पाएगी? हुँ, तो शायद टैली बढ़ा सकती है, या फिर अगर अंडर करंट बहुत चल रहा है, जिस तरह से हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, जैसे बिहार चुनाव के परिणाम के बाद वहां के बीजेपी नेता सेलिब्रेट कर रहे थे, उनको भी मारा गया था, हुँ, हुँ, बहुत बुरी तरह से मारा गया था। और
मतलब वो दृश्य भी हम देख नहीं सकते, इस तरह से बंगाल में मारा गया था बिहार चुनाव के परिणाम स्वरूप, सेलिब्रेशन। यस। राइट। सेलिब्रेशन के। तो अगर ये सब बातें लोगों को अभी लगती है कि भाई इस शासन, हिंदुओं का रहना ही अगर जो मुश्किल है, तो फिर ये शासन क्यों चाहिए। 2019 के चुनाव में भी ऐसा लग रहा। उस वक्त बीजेपी ने जिस तरह से कैंपेन किया था, तो सब लोगों ने, मैं इंक्लूडिंग मी, मान लिया था कि भाई इस बार तो आनी जीत चाहिए। जाएंगे बीजेपी। यस। लेकिन 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 परिणाम आया तब पता चला कि सिर्फ 66 पर अटक गई बीजेपी। फाइट बहुत अच्छी की थी, लेकिन जीत नहीं पाई। यस। तो इस बार भी मुझे लगता है, वैसे प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट जो किया है बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते समय, कि गंगा मैया बिहार से बहकर बंगाल जाती है और अब वहां भी हमें जीतना है। लेकिन वो तो उसको हम पॉलिटिकल स्टेटमेंट ले सकते हैं, उनका जो बीजेपी के कार्यकर है उनको मोटिवेट करने के लिए। लेकिन देखना होगा कि कितना कर पाते हैं बीजेपी बंगाल में। यस। तमिलनाडु में भी इस पोजीशन मुझे नहीं लगती कि पूरा का पूरा। हाँ, एक बात है कि अगर एनडीए के दूसरे एआईडीएमके और दूसरे जो एनडीए के छोटे घटक है तमिलनाडु में, वो सब साथ में आ जाए, तो इसके लिए एआईडीएम का आना जरूरी है। अगर वो अब नहीं आती है, तो बीजेपी के अकेले को वहां भी जीतना मुश्किल है। मुश्किल है। एक बात है कि मैं सब ये डेटा निकाल रहा था तो पता चला कि 2019 के चुनाव में, जो लोकसभा का इलेक्शन था, तो तमिलनाडु में भाजपा का वोट प्रतिशत था, वो 3.5 से 4% था उस वक्त 19 में। लेकिन 2021 आते आते असेंबली इलेक्शन, जो लास्ट असेंबली इलेक्शन था तमिलनाडु का, उसमें बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 10% हो गया था। ओके। 10 से 11, 10.5 से ज्यादा है। तो एक बहुत बड़ा तफावत आया था। और उसी इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में एनडीए का जो वोट प्रतिशत था वो 18% था। तो देखिए कि ये कम नहीं है। हम्म। 4 से 10 पर आना बीजेपी का स्वयं का, और एनडीए के अलायंस का 18% मिलना, तो ये कम नहीं है। तो इस तरह से अगर चलता रहे तो वोट प्रतिशत बढ़ता रहेगा। और हर चुनाव में जैसे हम जानते हैं कि अगर सेकंड पोजीशन पर आते हैं बीजेपी, जैसे पश्चिम बंगाल में अभी सेकंड पोजीशन पर है, हम कह सकते हैं। तो इस चुनाव में अगर 26 में नहीं, तो उसके बाद तो सत्ता में आ ही जाएगी, उसका इस तरह से बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन तमिलनाडु के लिए अभी भी मुश्किल है, क्योंकि उसका 10% है। हम मान ले कि भी और बढ़ेगा तो 15% हो सकता है। और टोटल एनडीए का 18 है, तो वो भी 25% तक जा सकते हैं। यस। राइट। तो वो, मुझे लगता है कि वहां भी अभी तो मुश्किल है। रही बात केरल की, हम केरल के भी देख सकते हैं, तो वहां भी जो 2021 का चुनाव था हम्म। असेंबली का, हम्म। उसमें बीजेपी को 11%, 11.3% वोट शेयर हुआ था, और एनडीए का 19%, तो तमिलनाडु से भी ज्यादा। केरल में बीजेपी का वोट शेयर दोनों इलेक्शन में तमिलनाडु से ज्यादा रहेगा। और यस। हाँ, और ये 24 का जो हुआ लोकसभा का इलेक्शन, उसमें भी उसका वोट शेयर 3.5% बढ़ा था। जो ओके। 21 में था उससे भी 3.5% बढ़ा था। यस। तो इस परिस्थिति में, और पुडुचेरी तो हम जानते हैं कि अभी भी एनडीए की गवर्नमेंट है, और वहाँ बहुत ज्यादा इधर उधर होने की संभावना कम है, सीट राइट। भी कम है, और वो एक इंडियन टेरिटरी है, तो उसका तो
कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन ये 4 राज्य अग अगले वर्ष बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, सबका एक उसको मुझे लगता है कि हमें उसको 29 के लोकसभा इलेक्शन का उसको उस क्या रहेगा एक मोटा-मोटा परिस्थिति, उसी तरह से हम देख सकते हैं। यस। सर जैसे आपने बोला अभी बताया कि 29 का लोकसभा का इलेक्शन होगा। वैसे तो सर स्टेट असेंबली के जो भी इलेक्शंस होते हैं, उनके मुद्दे अलग होते हैं, उनके इश्यूज़ अलग होते हैं, तो इलेक्शंस भी उसी के ओरिएंटेड रहते हैं। लेकिन जब हम लोकसभा की बात करेंगे तो ऑब्वियसली पूरा नेशनल लेवल पे उसका हो जाता है। लेकिन सर फिर भी क्या हम ये मानेंगे कि बिहार के जो नतीजे आए वो एक तरह से सेमीफाइनल रहा अभी लोकसभा के लिए? उसको मान सकते हैं, मानने के लिए कोई ऐसा है, उसको क्या क्यों मान सकते हैं मैं बताऊँ आपको, उसका रीज़न अलग है। हाँ। रीज़न ये है कि वो बीजेपी की ओर से नहीं है, ये हुँ, रीज़न ऑपोज़िशन के लिए। क्यों? क्योंकि अभी कांग्रेस के लीडरशिप में विश्व चला जा रहा है। अब मान रहे हैं और ज़्यादातर कांग्रेस में भी लोग मान रहे हैं कि अभी ये मुश्किल है, इस ये नेतृत्व कांग्रेस को अभी आगे नहीं ले जा सकता और अभी कांग्रेस में चर्निंग शुरू हो चुका है। हुँ, दूसरा, जैसे यूपी के इलेक्शन में 17 के इलेक्शन में कांग्रेस अपने ये राहुल गांधी और अखिलेश साथ थे। वो चुनाव हारने के बाद अखिलेश मोस्ट दूरिया बना। प्रोबेबली वो उनसे दूरियां बना ली है। यस। तो बिहार में भी यही होगा। अभी तेजस्वी यादव कभी विश्वास नहीं करेंगे कांग्रेस पर, क्योंकि उनकी नैया उस ज्यादा इसने ही डुबाई है। यस। तो जहां भी जाते हैं, जिस राज्य में ये अलायंस करते हैं, वहां खुद तो डूबते ही है, अलायंस को भी डुबाते हैं। तो ये यस। एक बन रहा है एक नैरेटिव अलायंस, इंडिया अलायंस में। यही कारण था हमने एक या दो पॉडकास्ट के पहले हमने इसका बात की थी आम आदमी पार्टी कि आम आदमी पार्टी भी छूट चुकी है, वो हुँ, भी हुँ। इंडिया अलायंस में रहना नहीं चाहती। ममता बनर्जी तो मानती ही नहीं है अलायंस को। वो ऐसा चाहती है कि उस एनडीए इंडिया अलायंस का नेता उन्हें घोषित किया जाए। अगर वो किया गया जाएगा तो शायद सब फिर से आ सकते हैं, लेकिन जब तक कांग्रेस इंडिया अलायंस के नेतृत्व में रहेगी, राहुल गांधी को ऐसा माना जाएगा कि वे नेशनल लेवल की पार्टी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अलायंस कभी भी अ, सफल हो पाएगा। यस, राइट। सर आज ही मैंने एक पढ़ा आचार्य प्रमोद जी ने कुछ मैसेज डाला है कि जब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी जी को पर्सनली अटैक करते रहेंगे तब तक उनका जीतना बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ उनका मैसेज है। तो सर हम ये एज़ अ मतलब बहुत बड़ा एक प्रश्न है सभी के सामने कि जब लगातार बीजेपी जीत रही है, तो एक स्ट्रॉन्ग अपोज़िशन आज हमारे पास नहीं दिखती है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। आवश्यक, यस, सही बात है और होगा भी नहीं। राइट। कम से कम अभी 10 वर्ष तक मुझे नहीं लगता कि स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसका रीजन इतना ही है कि एक ही नेशनल पार्टी है ऑपोजिशन में एक ही नेशनल पार्टी है कांग्रेस। सब के सब चुनाव 95 चुनाव हार चुकी है कांग्रेस, तो उसके नेशनल पार्टी रहने का भी जोखिम है अभी तो। यस, राइट। सिवा के वो वोट शेयर के हिसाब से उसको रखा जाए, अन्यथा सीट के हिसाब से अभी नेशनल पार्टी का उसका जो लेबल है वो भी चला जा सकता है। तो नेशनल पार्टी तो है ही नहीं, नेशनल लेवल रीजनल पार्टीज है। तो रीजनल पार्टीज नेशनल लेवल पे बीजेपी से कॉम्पीट नहीं कर सकती। राइट, यस। कितना भी चाहे ममता बनर्जी बंगाल में कितने भी स्ट्रांग हो,
लेकिन वो नेशनल लेवल पे उनके कॉम्पीट नहीं कर सकते, नहीं कर वो सब जानते हैं। कौन कर सकता है? कांग्रेस। तो कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है, वो विजन भी नहीं है, वो रेडीनेस भी नहीं है कि भी हम करेंगे। तो नेचुरली ये जो आपका प्रश्न है कि स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन आवश्यक है, लेकिन वो उठ हो ही नहीं पाएगा, यस, हो ही नहीं, हम चाहे तो भी नहीं हो पाएगा। यस, यस, राइट, ठीक। तो एनीवे सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आज हमारे सामने रखा, और अपोजिशन लीडर आज हमारे थोड़ा तो समझ जाए और हमारे भारत को सोचते हुए, संस्कृति को देखते हुए, उसके कण-कण को जानते हुए अगर कुछ स्ट्रैटेजी बनाए तो हो सकता है फ्यूचर में कुछ सीटों का फ़ायदा उनको होगा। अ, ऐसी आशा रखना गलत है, क्योंकि यस, कांग्रेस वैसा नहीं करेगी और दूसरे रीजनल पार्टी से वो तो कभी भारत के संदर्भ में सोचेंगे ही नहीं। तो यस, ऐसा कोई पार्टी नहीं है जो सब ये कण-कण को जान के उसको सम्मान करके चुनाव में आए, ऐसा लगता नहीं है। राइट, राइट। थैंक यू सर वंस अगेन, आप हमारे साथ जुड़े और इस बात पे चर्चा हुई। हम सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा आज का वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद सर वंस अगेन। जय हिंद, वंदे मातरम। जय वंदे मातरम।